तो न्यूमेरिकल नंबर 2.1 की तरफ चलते हैं। 2.1 के अंदर क्या कहा जा रहा है कि आ ट्रेन मूव्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत करती है फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। इन 10 सेकेंड के अंदर जो है उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तय किया, वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे और उसके बाद जो है वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन जो कि कितनी है v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर दी गई थी वो लिखा और इनको बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं आती कि किलोमीटर को मीटर में बदलना या मीटर को किलोमीटर में, सेकेंड को आर में या आर को सेकेंड में, तो इस तरह की कन्वर्जन अगर नहीं आती तो आप तो चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल जो है उसे समझिए, क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर जो है ये चीज़ मैंने अच्छे से बताई हुई है डिटेल से। अब मैं हर वीडियो के अंदर डिटेल ऐड करूंगा तो वो स्टूडेंट्स जिनको ये चीज़ समझ में आ गई उनके लिए इरिटेशन होगी। तो अगर नहीं आती तो आप यूट्यूब सर्च बार के अंदर जाइए और वहां जाकर लिखिए कि 9th क्लास न्यूमेरिकल्स चैप्टर 1 बाय वकास नासिर और वीडियो आपके सामने आ जाएगी और उसके अंदर आप ये चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। 36 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया और आर यानी घंटे को सेकंड्स में बदलने के लिए 3600 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो बदले में आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद टाइम टेकन के वक्त कितना लगा वो लगा 10 सेकंड, वो लिख दिया। और रिक्वायर्ड में हमने लिखा डिस्टेंस ट्रेवल जो कि हमने मालूम करना था वो क्वेश्चन मार्क के साथ। और फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये फार्मूला यहाँ पर क्यों लगा, ये भी एक सवाल है। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि आप अपनी बुक में पीछे जाइए, वहाँ जाकर देखिए कि आपको एक फार्मूला दिया गया होगा स्पीड वाले टॉपिक में, आई थिंक, कि स्पीड जो है वो बराबर होती है डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टाइम टेकन। कि अगर आपने किसी भी चीज़ की स्पीड मालूम करनी है तो उसके डिस्टेंस और टाइम को आपस में डिवाइड कर दो, स्पीड निकल आएगी। इसी फार्मूले की मदद से हम तीनों चीज़ें मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने डिस्टेंस मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, इस टाइम को इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आएगा, जब ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फार्मूला कैसे बन जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा। इसके सिंबल्स के साथ लिखेंगे तो s इज इक्वल टू वी टी। तो यही फार्मूला जो है मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया और कैलकुलेशंस में अब इस फार्मूले को लिखेंगे। सबसे पहले s इज इक्वल टू वी टी और उसके बाद s इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड लिख दिया और टाइम कितना था 10 सेकेंड वो लिख दिया। सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का 1 है, यहाँ पॉजिटिव 1 है और बाकी बचेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100 और मीटर। तो आई होप इसके साथ जो है आपको पहला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.2 की तरफ चलते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि आ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट हालत से चलना शुरू करती है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड और वो 1 किलोमीटर का फासला तय करती है 100 सेकंड के अंदर विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इस दौरान जो उसका एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म यानी एक जैसा रहता है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। 100 सेकंड के एंड पे जो है उसकी स्पीड कितनी होगी ये हमने मालूम करके बताना है। ठीक है, आसान लफ्जों में सारा इकट्ठा बताऊं तो भाई एक ट्रेन है, रेस्ट हालत से चलना शुरू करती है, 100 सेकंड बाद वो फासला 1 किलोमीटर का कवर करती है और उसकी स्पीड कितनी होगी ये हमने मालूम करनी है, यानी फाइनल वेलोसिटी जो हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो गिवन डेटा लिखेंगे। सबसे पहले गिवन डेटा में इनिशियल वेलोसिटी आएगी जो कि वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो 0 थी क्योंकि रेस्ट हालत से चलना शुरू उसने किया था। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल कितना कवर किया उसने, 1 किलोमीटर का फासला तय किया तो इसलिए 1 किलोमीटर लिख दिया। और इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 1000 मीटर आंसर आ जाएगा। टाइम कितना लगा उसको ये फासला कवर करने में, 100 सेकंड लगे तो 100 सेकंड लिख दिया। उसके बाद अब मालूम क्या करना है, वो हमने मालूम करना है फाइनल वेलोसिटी कि 100 सेकंड जब हो गए तो उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड जो है वो कितनी थी। ठीक है, उसके बाद फार्मूलाज का स्टेप आ जाता है। फार्मूलाज जो आपको तीनों नजर आ रहे हैं ये दरअसल इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि आई होप आप लोगों को याद होगी। अगर सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से करना चाहते हो तो 2 शर्त हैं। पहली ये कि आपको न्यूमेरिकल की समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है। दूसरा ये कि आपको ये तीनों इक्वेशंस याद हों। ठीक है, ये दो चीज़ें अच्छे से होंगी तो बहुत आसान हो जाएगा तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो इसके बाद फार्मूलाज के बाद स्टेप आता है कैलकुलेशंस का। तो कैलकुलेशंस में हमने मालूम करना है फाइनल वेलोसिटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी होगी। अगर मैं पहली को देखूँ, फाइनल
वेलोसिटी मालूम करना है तो ठीक है, इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। अगर इस इक्वेशन को आपने इस्तेमाल करते हुए फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है तो इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है। एक्सेलरेशन वो तो नहीं दी गई गिवन डेटा के अंदर, दैट्स ऑल के ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। सेकंड इक्वेशन को देखें तो इसके अंदर पूरी के अंदर फाइनल वेलोसिटी का टर्म ही नहीं है, दैट्स ऑल के ये तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर भी vf है, तो क्या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे मालूम करने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए जो कि गिवन डेटा के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब सवाल पैदा होता है जब ये चीज़ें ही पूरी नहीं है तो हम कैसे मालूम करें? ऑब्वियसली कर सकते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ कि आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यार अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी इससे या इससे मालूम करनी है तो दोनों के अंदर ए एक्सेलरेशन है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो सबसे पहले मुझे एक्सेलरेशन मालूम करनी होगी। जैसी एक्सेलरेशन मालूम कर लूँगा तो फिर मैं इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके इजीली मालूम कर सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी। अब सवाल ये पैदा होता है एक्सेलरेशन कैसे मालूम करें? तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए फिर आप वही प्रोसीजर अपनाएंगे कि इन तीनों को देखेंगे कि किसके ज़रिए जो है आप एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। तो आप जो है एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें फाइनल वेलोसिटी है इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। थर्ड को भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी जो कि क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं, तो ये भी नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन सेकंड जो है वो आप अगर गौर से देखो तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो सब की सब हमारे क्वेश्चन में बता दी गई हैं। यही इसका क्रैकिंग पॉइंट है। डिस्टेंस चाहिए होगा एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए, वो भी क्वेश्चन में मौजूद है 1 किलोमीटर। इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी, वो भी मौजूद है 0 मीटर पर सेकंड। टाइम चाहिए होगा 100 सेकंड, तो वो भी क्वेश्चन में दी गई है। तो इस इक्वेशन के ज़रिए हम पहले एक्सेलरेशन मालूम करेंगे और फिर फाइनल वेलोसिटी मालूम करेंगे। आई होप इतनी लंबी गुफ्तगू से आपको कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशंस लिखूंगा, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख भी दिया टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट वी विल फाइंड द एक्सेलरेशन। तो सेकंड इक्वेशन मोशन लिख के इसके ज़रिए मालूम करना था। तो एस जो है वो 1000 है, ऑब्वियसली डिस्टेंस 1000 मीटर आया था। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम जो है 100 सेकंड था तो 100 लिख लिया और 1/2। एक्सेलरेशन ए वैसे का वैसा, टाइम की जगह फिर 100 आ गया। टी का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर भी आ जाएगा। फर्दर चलें तो ये 1000 वैसे का वैसा, 0 से जो भी चीज़ पंगा लेती है ये मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 1/2 वैसे का वैसा। ए जो है क्योंकि फाइंड आउट करना है तो ये भी वैसे का वैसा। 100 का स्क्वायर जब कैलकुलेटर पे आप लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है, आगे चलें तो ये कटता है तो 2 5 are 10। ठीक है, तो अब ये क्या बच गया 5000, 5 थोड़ा ऊपर चला गया उसके लिए सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं तो 1000 वैसे का वैसा और 5000 बच गया था और पीछे ए बच गया था तो यहाँ पे लिख लिया 5000 ए। आगे चलें तो अब देखो 5000 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाना होगा तो क्या होगा, ये ऑब्वियसली डिवाइड होगा। तो फिर मैंने क्या किया कि a इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 5000। कैलकुलेटर पे जब इनको डिवाइड किया तो आंसर मेरा आया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने एक्सेलरेशन इस न्यूमेरिकल की मालूम कर ली। अब जो है इजीली हम फाइनल वेलोसिटी भी मालूम कर सकते हैं। तो नाउ वी कैन फाइंड फाइनल वेलोसिटी बाय यूजिंग फार्मूलाज। ठीक है, अब मैंने जो है क्योंकि आपके पास तो पेज है, पेज के ऊपर लिखा हुआ होगा आपने फार्मूलाज में 3 इक्वेशंस, लेकिन मेरे पास यहाँ स्लाइड्स हैं तो जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये रफ अमल है एक समझ लो, तो साथ करके लिख लिए ताकि आपको समझा सकूं। अब सवाल पैदा होता है कि मैं फाइनल वेलोसिटी कैसे मालूम करूं एक्सेलरेशन मालूम करने के बाद। तो पहली क्वेश्चन को देखो, इसमें अगर हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, वो भी है हमारे पास। एक्सेलरेशन चाहिए, अब तो वो भी है हमारे पास। टाइम चाहिए, वो भी है हमारे पास। तो इससे मालूम कर सकते हैं। अगर मैं देखूं सेकंड से तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। थर्ड को देखूं तो 2 है, ए हमारे पास है, एस भी हमारे पास है, वी एफ वो हमने मालूम करना है, वी आई वो भी है हमारे पास। तो अब जो है आप इस थर्ड इक्वेशन की मदद से भी फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं और फर्स्ट इक्वेशन की मदद से भी फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी, आप जिसको चाहे इस्तेमाल करें। मैंने जो है बच्चों को जहन में रखने के बाद जो है पहली आसान सी इक्वेशन का इंतखाब किया तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और लिखने के बाद जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन 0.2 था, टाइम 100 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फाइनल वेलोसिटी आखिरकार हमारे पास आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वो वेलोसिटी है जिसकी तलाश में हमने इतना सारा टाइम स्पेंड किया। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल जो है समझ में आ गया होगा।
ओके जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 2.3 की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक कार है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, और हाफ मिनट के लिए उस कार की एक्सेलरेशन हो जाती है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मालूम क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। इस हाफ मिनट में जितना डिस्टेंस उसने कवर किया वो मालूम करना है, एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और कार की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमने मालूम करना है। आसान सा सवाल था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी दी गई है जो कि 10 मीटर पर सेकंड है वो लिखा, एक्सेलरेशन 0.2 दिया गया था वो लिखा, टाइम 30 सेकंड था वो लिख दिया, रिक्वायर्ड में हमने डिस्टेंस मालूम करना है जितना तय किया, और फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। इसके बाद हम फार्मूलाज जो इसमें इस्तेमाल करेंगे वो लिखेंगे, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है तो वो तीनों लिख दी हमने, क्योंकि इन्हीं की मदद से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे चलूँ तो आपको यहाँ पे दो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। अभी सवाल पैदा होता है पिक्चर्स क्यों हैं, देखिए पेज पर आप ऊपर देखेंगे तो आपको ये गिवन डेटा नज़र आ जाएगा, फार्मूलाज कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं वो भी ऊपर देखेंगे तो नज़र आ जाएगा। बट यहाँ स्लाइड्स में मेरे पास सॉल्व करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, दैट्स ऑल कि मैं पीछे नहीं कर सकता था, पीछे करता आगे करता ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती, दैट्स ऑल कि मैंने छोटे से यहाँ पे बॉक्सेस की सूरत में रख लिया कि इस क्वेश्चन का जो गिवन डेटा है पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, स्लाइड को यहाँ पे ही देख लो इस, और जो फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी यहाँ पर ही है, तो क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये रफ अमल है, आप समझ लो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन शुरू हो रहा है इस साइड से। अब तो सबसे पहले कैलकुलेशंस लिखी, और कैलकुलेशंस लिखने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मालूम कर रहे हैं, डिस्टेंस जितना उस कार ने कवर किया था। तो अब डिस्टेंस मालूम करने के लिए सवाल ही पैदा होता है कि मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूं, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस मालूम करना है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से डिस्टेंस मालूम किया ही नहीं जा सकता, बिकॉज इसके अंदर एस मौजूद नहीं है। एस जो है वो सेकंड के अंदर और थर्ड के अंदर। अगर सेकंड में देखूं डिस्टेंस मालूम करना है तो वी आई होना चाहिए मालूम करने के लिए, जो कि गिवन डेटा में मौजूद है 10, टी होना चाहिए जो कि 30 मौजूद है, ए होना चाहिए जो कि 0.2 मौजूद है, और टी तो ऑलरेडी मौजूद है। तो इट्स मीन कंक्लूजन ये निकला कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम ये डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी और उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट की, तो वी आई 10 था, टी 30 था, ए जो है 0.2 था, और टी 30 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 300, इस पूरे हिस्से को कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो 90 आ गया। इन दी एंड 300 के अंदर 90 ऐड करेंगे तो 390 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वो डिस्टेंस है जो गाड़ी ने हाफ मिनट के अंदर कवर किया था। बाकी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी थी, तो यहाँ लिख दिया टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार। अब वेलोसिटी मालूम करने के लिए कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करें, चलें आपने इस पिक्चर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें फाइनल वेलोसिटी मालूम की जा सकती है। अगर इस इक्वेशन को इस्तेमाल करें तो हमें वी आई चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए, जो कि गिवन डेटा में मौजूद है। एक्सेलरेशन चाहिए होगा वो भी मौजूद है, टी चाहिए होगा वो भी मौजूद है। तो इट्स मीन के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करके हम आसानी के साथ फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी और उसके बाद वैल्यूज पुट की। इसके अंदर वी आई 10 के इक्वल था, 10 लिख दिया, ए जो है 0.2 के इक्वल था, टी जो है 30 के इक्वल था। इन तीनों को यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, और 10 + 6 इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो फाइनल वेलोसिटी है जो गाड़ी की थी जब 30 सेकेंड हुए थे, ठीक है। आई होप ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 2.4 की तरफ चलते हैं, और इसको समझाने के लिए एक तस्वीर मैंने यहाँ पे रखी है आप लोगों के लिए। इस तस्वीर का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि थोड़ा बहुत आपको इमेजिन करने में आसानी हो कि न्यूमेरिकल के अंदर क्या बात की जा रही है। अदरवाइज ये पिक्चर इसके साथ कंपेयर मत करिएगा आप लोग, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट कर लेते हैं यही एक टेनिस बॉल है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकली हिट किया गया है। तो जिस वेलोसिटी से इसको हिट किया गया था वो 30 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो नीचे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच टू हाईएस्ट पॉइंट। इसको
सबसे ऊपर वाली जगह तक पहुंचने के लिए, यानी ये नीचे से ऊपर गए तो एक जगह पे जाके ऑब्वियसली रुक जाएगी, उससे ऊपर नहीं जा सकेगी। तो उस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में उस बॉल को कितना वक्त लगा, वो लगा 3 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। अब बॉल यहाँ से अगर यहाँ तक पहुंची तो इसने यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, दूसरे लफ्ज़ों में बताऊं तो हाइट कितनी है, क्योंकि इस बात को अच्छे से समझ लो कि इसकी यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ना, वही फासला भी कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल 10 मीटर का फासला है तो वो 10 मीटर ही इसकी हाइट होगी और वो 10 मीटर इसने यहाँ से यहाँ तक फासला जो है वो कवर किया। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हमने एक तो इसकी हाइट मालूम करनी है, या दूसरे लफ्ज़ों में फासला मालूम करना है यहाँ से यहाँ तक इसने कितना कवर किया, और दूसरा मालूम करना है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, और दूसरा ये कि कितने वक्त में जब ये लगाएगी ऊपर से नीचे आने में, ठीक है। नीचे से ऊपर जाने में तो 3 सेकंड लगे थे, ऊपर से नीचे आने में इसको कितना वक्त लगेगा वो हमने मालूम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इनिशियल वेलोसिटी नीचे लिख दी मैंने और फाइनल वेलोसिटी ऊपर लिख दी, और हाइट हमने मालूम करना है। उसके बाद गिवन डेटा लिखा, गिवन डेटा में इनिशियल वेलोसिटी टेनिस बॉल की कितनी थी, वी आई 30 मीटर पर सेकंड थी फाइनल। उसके बाद टाइम कितना लगा उसको नीचे से ऊपर जाने में, इसको T1 लिखना था, यहाँ पे मैंने आई लिख दिया गलती से, तो आप यहाँ पे T1 लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें 2 टाइम की बात हो रही है, एक नीचे से ऊपर जाने में और एक ऊपर से नीचे आने में। तो नीचे से ऊपर जाने को अगर आप T1 का नाम दे देते हो तो दूसरे को T2 या खाली T का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे T1 लिख दिया जो कि 3 सेकंड के इक्वल हो गया। फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी दी गई है इसके अंदर, तो वो 0 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे बात करूँ, वैसे तो ये बुक का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे बताऊँ तो ज़मीन के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ये ज़मीन है, इसके ऊपर आगे मूव करे कोई भी चीज़ या पीछे मूव करे तो वो कहलाता है एक्सेलरेशन। लेकिन ज़मीन से ऊपर की तरफ या ज़मीन की तरफ जो है अगर कोई चीज़ बॉडी मूव करे तो उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि कोई भी चीज़ जब मूव करती है तो वेलोसिटी में चेंज आता है, और जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो नीचे से ऊपर की बात हो रही है, दैट्स वाई के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा गया। अब माइनस की बात करूँगी, माइनस में क्यों, याद रखिएगा जब भी नीचे से ऊपर कोई चीज़ जाती है और उस बात को डिस्कस कर रहे होते हैं हम, तो एक्सेलरेशन माइनस में लगाते हैं क्वेश्चन के अंदर, और अगर ऊपर से नीचे कोई बॉडी आ रही है और उस केस को डिस्कस कर रहे हो तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ यूज़ किया जाता है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चलें तो रिक्वायर्ड में हमने क्या मालूम करना है, हाइट मालूम करनी है, वो लिख दिया। दूसरा आने वाला टाइम यानी रिमेनिंग टाइम, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम जो है इसको लगेगा वो मालूम करना है। उसके बाद फार्मूलाज एज यू नो, तीनों फार्मूला जो हैं वो लिख दिए, लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है। क्या, वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि सिंपल एक्सेलरेशन जो होती है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब भी ज़मीन से ऊपर कोई चीज़ जा रही होती है, नीचे आ रही होती है, तो उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। दैट्स ऑल के यहाँ एक्सेलरेशन की जगह जी, और यहाँ पे भी जी, और यहाँ पे भी 2as होता है तो 2gs लिखा है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को पता भी होंगी। आगे चलूँ तो अगर मैं तो यहाँ पे 2 पिक्चर्स रख दी हैं पिछले न्यूमेरिकल की तरह, ताकि आपको पता चले कि हमने क्या मालूम करना है और क्या दिया गया है और कौन सा फार्मूला मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेशंस लिखेंगे, और सबसे पहले हम हाइट मालूम कर रहे हैं। अब हाइट मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो करेंगे जिसके अंदर डिस्टेंस का जिक्र किया गया हो। तो पहले के जरिए तो एस बिल्कुल नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि इसमें एस नहीं है, डिस्टेंस नहीं मालूम हो सकता। दूसरे में देखें तो इसकी मदद से हो सकता है, लेकिन इसकी मदद से तब मालूम होगा जब बाकी चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दी गई हों। तो वी आई दिया गया है, ओबियसली दिया गया है, टी दिया गया है, यस वो भी दिया गया है, जी तो हमें पहले से ही मालूम है, और टी भी मालूम है, तो इसकी मदद से आप मालूम कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड इक्वेशन की मदद से भी मालूम कर सकते हैं अगर मैं बताऊं आपको, क्योंकि जी वी एफ वी आई भी हमारे पास मौजूद है। तो इन दोनों इक्वेशंस में से कोई सी भी लगा के आप हाइट जो है बॉल की मालूम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थर्ड आई थिंक इस्तेमाल की, हाँ ऑब्वियसली। तो थर्ड इक्वेशन में मोशन लिखी, वैल्यूज पुट की, जी की वैल्यू -10, वी एफ 0, वी आई जो है 30 हो गया, 30 इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आ गया, मजीद इसको किया तो 10 टू द 20, और 30 का स्क्वायर 900 होता है तो -900 आ गया। उसके बाद -20 इधर मल्टीप्लाई हुआ, इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल, और 20 45 कैलकुलेटर पे जब 900 को अंदर रख के 20 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आपके पास आ जाएगा। फर्दर आगे चलें तो हमारे पास वो हाइट आ गई जो टेनिस बॉल ने अटेन की थी नीचे से ऊपर जाते वक्त, वो कितनी हुई, वो 45 मीटर होगी। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। टू फाइंड द रिटर्निंग टाइम ऑफ बॉल, यानी कि बॉल को वापस आने में कितना वक्त लगेगा। तो रिटर्निंग टाइम ऑफ अ बॉल विल बी इक्वल टू टोटल टाइम
ओके, तो टोटल टाइम कितना है, 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, यानी कि बॉल नीचे से ऊपर गई 3 सेकंड लिए उसने, फिर ऊपर से नीचे आई तो फिर 3 सेकंड लिए, तो इसलिए बॉल को वापस आने में कितना वक्त लगेगा। ऑब्वियसली बात है, नीचे से ऊपर जाएगी तो वापस आएगी ना, इसीलिए 3 + 3 लिख दिया। नीचे से ऊपर जाने में 3 था, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो टोटल टाइम उसको 6 सेकंड लगेगा नीचे से ऊपर जाने के लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.5 की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। एक गाड़ी जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलती है। कितनी देर के लिए चलती है? 5 सेकेंड्स के लिए चलती है। इस सवाल को समझने के लिए जो है मैंने यहाँ पे कुछ एक डायग्राम भी बनाई है, और जिसकी मदद से ये सवाल समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि विदाउट डायग्राम जो है आप खुद इसे माइंड में सोचो और सोचने के बाद उसे सॉल्व कर दो, और दूसरा मेथड ये है कि आप एक इसको सॉल्व करने के लिए आप एक डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद आप इसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो मेरे लिहाज से जो ये वाला तरीका है, हालांकि अभी पिछले क्वेश्चन में विदाउट डायग्राम के ही करवा रहा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 या इसके बाद जो क्वेश्चन हैं उसमें मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि आपको डायग्राम के मुताबिक ही सवाल समझना चाहिए। क्योंकि डायग्राम को अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा है तो उसके अंदर हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन मालूम करते हैं, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वहाँ पर ये चीज़ आप सीखते हो कि इनका एरिया कैसे मालूम करते हैं और कैसे एरिया जो है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। तो सेम चीज़ अगर ये पता है तो फिर ये तरीका जो है बेस्ट है, और दैट्स वाई कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सामने रख के जो है मैं ये तमाम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उनको मैं वो चीज़ चैप्टर में ही सिखा दूंगा। दैट्स वाई कि मैं यहाँ पर इनको ग्राफ की मदद से ही समझा रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखने में लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा तीर मारा है, लेकिन एक्चुअली में एक एक्सिस यहाँ खींचो, एक यहाँ खींचो, और इधर जैसे 10, 20, 30 ऐसे बराबर डिस्टेंस पे 40 को हाईलाइट कर लो क्योंकि 40 वेलोसिटी थी, और इधर टाइमलाइन शो कर दो। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा हिम्मत करके अगर आप इस तरह से समझ लोगे तो ना सिर्फ आपको अच्छे से समझ में आएगी बल्कि इसे अपने माइंड के अंदर रिटेन करना भी आप लोगों के लिए आसानी होगा। तो ये वो छोटी सी चीज़ थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता है। खैर, अभी सवाल को समझते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में आएगी कि एक गाड़ी जो है वो 5 सेकंड तक जो है 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। अब आप देखो 0 और उसके बाद यहाँ जो ये जो कर्सर में नजर है यहाँ तक 5 सेकंड हो जाएंगे क्योंकि 2-2 का गैप है। तो यहाँ 5 सेकंड तक जो है वो एक ही रफ्तार से चल रही थी, या सॉरी एक ही वेलोसिटी से चल रही थी। वो कितनी थी? 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसकी वेलोसिटी ग्राफ पर जब शो करेंगे तो स्ट्रेट लाइन से शो होगी। ठीक है, उसके बाद इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म डिसलरेशन, और अगले 10 सेकेंड में जो है वो सीधा रेस्ट हालत में आ जाती है। तो इट्स मीन यहाँ 40 थी तो आप एक ऐसे एक इंक्लाइन यानी तिरछी लाइन जो है स्ट्रेट बिल्कुल जाके आप मीट कर दो नीचे वो एक्स एक्सिस से। अब सवाल ये पैदा होता है कहाँ पे जाके इसको जाके मिलाएं, तो आप जहन में रखिए कि नीचे टाइम लाइन है तो यहाँ पे 5 था। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 12 है। हमने यानी कि नेक्स्ट 10 सेकंड था ना, तो 5 सेकंड में नेक्स्ट 10 सेकंड ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 15। तो हमने 15 पे जाके रोकना है, तो 2-2 का गैप है, यहाँ तक बनता है 14, और तो 14 और 16 के जो दरमियान वाला पॉइंट है उसको 15 कंसीडर करेंगे। तो इसलिए आप ऊपर से जब ये लाइन ड्रॉ करोगे रिटार्डेशन शो करने के लिए, तो सीधा यहाँ पे एक पहले लाइन लगा लेना और फिर इसको स्केल की मदद से इसके साथ मिला देना। तो इस तरह आपकी पिक्चर जो है वो अच्छे से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो आगे उसने यही बताया कि नेक्स्ट 10 सेकंड में जैसे कि आप देख रहे हो 5 से 15 के दरमियान जो है ये बिल्कुल 40 से 0 पे आके रुक गई है, ये बताया गया। अब मालूम क्या करना है? एक तो डिसलरेशन मालूम करनी है। डिसलरेशन मतलब रिटार्डेशन। ठीक है, कि यहाँ से जब यहाँ तक आए थे तो जो एक्सेलरेशन तो नहीं बोलेंगे एक्सेलरेशन, क्योंकि जब भी चीज़ एक्सेलरेशन कम होती है तो उसको डिसलरेशन के नाम से जाना जाता है। तो जब डिसलरेशन यहाँ प्रोड्यूस हुई थी तो वो कितनी थी, एक तो ये मालूम करना, और दूसरा इस बॉडी ने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक ये पहुँची, तो इस दौरान उसने कितना सफ़र कितना ट्रैवलिंग की है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मज़ीद आगे चलते हैं। तो गिवन डेटा में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40 है। ऑब्वियसली बात है कि इसने जब चलना शुरू किया वो 40 से ही चलना शुरू किया, जैसे कि कार चल रही थी, रेस्ट से नहीं चलना शुरू किया उसने। तो इनिशियल वेलोसिटी 40। उसके बाद टाइम जो है T1 यानी कि पहले
इस सवाल के अंदर टाइम को दो हिस्सों में कन्वर्ट किया गया है। एक तो 5 सेकंड तक, क्योंकि 5 सेकंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहती है, उसके बाद नेक्स्ट 10 सेकंड जिसमें वो रेस्ट हालत में आती है, तो दो हिस्सों में किया था कन्वर्ट टाइम को, तो इसलिए T1 जो है वो 5 सेकंड रख देंगे और T2 जो है वो 10 सेकंड रख देंगे। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली जब भी कोई चीज़ रेस्ट में आ जाती है तो वो जीरो हो जाती है, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया कि 0 मीटर पर सेकंड है। और रिक्वायर्ड में हमने दो चीज़ें मालूम करनी थी, रिटार्डेशन और डिस्टेंस, तो ये दो लिख दिया। फार्मूलाज यहाँ पे कौन से लगेंगे? अब क्योंकि मैं मालूम कर रहा हूँ फिगर के अकॉर्डिंग, तो जैसे कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करना है, तो ये वाला जो हिस्सा है, जो रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है जिसमें मेरे कर्सर है, ये इसका एरिया मालूम कर लो। इसका एरिया जो है वो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ठीक इसीलिए मैं जो है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने के लिए क्या फार्मूला होता है? एरिया ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये फार्मूला इसके लिए हो गया, इससे हम इसका एरिया मालूम करके डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। और बाकी रह गए यहाँ से यहाँ तक का फासला, तो इसका एरिया, ये ट्राइंगल बनती है BEC, तो इसका ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला भी आप लोगों को पता होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये फार्मूला लगेंगे। इन दोनों की मदद से जो हम एरिया मालूम करेंगे, दोनों को सम कर देंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन समझ में यानी सॉल्व हो जाएगा इजीली। आगे चलें तो अच्छा, फार्मूलाज में पीछे जो है सिर्फ इन्हीं से सॉल्व नहीं हो रहा, हमने ये भी मालूम करनी है डिसेलरेशन, तो ये हम उन्हीं फार्मूलाज की मदद से मालूम करेंगे जो अभी तक आप यूज़ करते आ रहे हो। तो इसलिए फार्मूलाज के अंदर मैंने ये तीन इक्वेशंस भी लिख दी ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ डिसेलरेशन मालूम करते वक्त। उसके बाद एज़ यूजुअल मैंने गलती से जो यहाँ पे पिक्चर डाल दी मैंने, एक्चुअली वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक ही बात है, यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो। और दूसरी चीज़ जो है वो मैंने फिगर भी यहाँ पे रख दी कि जब डिसेलरेशन मालूम करेंगे तो मालूम था फार्मूले के अकॉर्डिंग करें, लेकिन फिर भी एक जनरल आइडिया होता रहेगा साथ साथ, तो इसलिए मैंने इसको भी साथ में रख दिया। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, इन दोनों को देखने के बाद हमारा जो सॉल्विंग पोर्शन है वो अभी शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले कैलकुलेशंस लिखें, कैलकुलेशंस लिखने के बाद डिसेलरेशन मालूम कर रहे हैं तो वो लिखा। उसके बाद हमने फाइनल, अच्छा अब डिसेलरेशन मालूम करने के लिए मैंने जो इक्वेशन इस्तेमाल किया VF = VI + AT इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अब ये मैंने क्यों की, मुझे तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन मालूम करने तीनों की मदद से मालूम कर सकते हैं क्योंकि तीनों के अंदर A है। ठीक है, लेकिन अगर पहले में देखें तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए होगा, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा, तो एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। तो इसीलिए तीनों चीज़ें थी पहले यानी इस्तेमाल कर ले, लेकिन दूसरी की मदद से आप नहीं मालूम कर सकते, इसमें भी डिस्टेंस चाहिए, और तीसरी की मदद से भी आप नहीं मालूम कर सकते क्योंकि इसकी मदद से अगर आप डिसेलरेशन मालूम करेंगे तो भी आपको डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन, अच्छा अगर फिगर की मदद से बताऊं तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड थी तो इधर कितनी होगी, इधर भी 40 मीटर पर सेकंड होगी। तो एक्सेलरेशन मालूम करने का एक सीधा सा फार्मूला है, A = VF - VI / T। तो VF हमें पता है कितना है 0, VI हमें पता है कितना है 40, और टाइम हमें पता है यहाँ से यहाँ तक 10। तो सिंपल से आप A = VF - VI / T लगा के सिंपल ये मालूम कर सकते हो, लेकिन मैंने इक्वेशन की मदद से इसलिए किया कि स्टूडेंट्स को सामने रखते हो कि उनको ये चीज़ इरिटेट ना करे। तो उसके बाद VF = ये थी। अब मैंने मालूम करना है A को मैंने इस साइड पे अकेला रखना है, तो VI चले जाएगा उधर, इधर प्लस का था, इधर आके ये हो गया माइनस का, पीछे बच गया AT। अब T भी मुझे उधर लेके जाना है तो इधर मल्टीप्लाई हो, इधर आके हो गया डिवाइड, तो A = VF - VI / T। तो देखिए वही चीज़ बन गया फार्मूला जो कि सिंपल मैंने आपको बताया था, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ को देख के भी आप मालूम कर सकते हो। तो इस तरह भी मालूम कर सकते हो। अगर आपका टीचर समझदार होगा तो वो इसको सही कर देगा। ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि मेरा स्टूडेंट से वास्ता पड़ता है, तो वो सही चीज़ को भी आजकल के टीचर इतने ज़्यादा माहिर हैं कि वो गलत कर देते हैं। बस वो ये चाहते हैं कि जैसे मेरा तरीका है वैसे ही सारी दुनिया करे और अदरवाइज़ ना करे। खैर ये मेरा पर्सनल राय थी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आगे चलें तो इसको मैंने सीधा करके लिख दिया। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ये ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, हर तरह की दुनिया है। और उसके बाद VF जो था हमारा 0 था, VI जो था वो 40 था, और नीचे टाइम जो है वो 10 था। वैल्यूज़ पुट की कैलकुलेटर में जब करेंगे तो 10 4 40, और ये माइनस में आ गया। तो माइनस यहाँ यानी कि अगर आप रिटार्डेशन या डिसेलरेशन मालूम कर रहे हैं तो माइनस में वैल्यू ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिटार्डेशन होता ही माइनस के अंदर है। आगे चलें तो आगे जैसे कि मैंने बताया था वैसे लिख भी दिया कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एंड ट्राइंगल इन पीछे जो मौजूद है फिगर, यानी फिगर में मौजूद रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया जो है वो टोटल डिस्टेंस के बराबर है जो गाड़ी ने तय किया। तो इसीलिए मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले लिख लूंगा ABEO, जो कि कितना है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के, ठीक है। तो ये कितना होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 40। कैसे, मैं एक बार पीछे दिखा भी देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना था, 5 था, 5 सेकंड थे, तो 5 मैंने यहाँ से गेट किया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो थी कितनी है, यहाँ पे आप देख लें 40 है, तो 40 मैंने यहाँ से गेट किया, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 40, और कैलकुलेटर पे इसका आंसर आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए ये याद रखिएगा। आगे जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल वो क्या होता है 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इधर क्या पुट किया 1 डिवाइड बाय 2 10 मल्टीप्लाई बाय 40। तो ये कैसे किया, पीछे चल के अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ से यहाँ तक बेस हो गई इसकी, इधर से इधर तक, ठीक है। 10 सेकंड जो था वो 10 बेस हो गई, यहाँ से यहाँ तक जो है वो हाइट है इसकी, तो वो होगी 40, ठीक है। और बस यही चीज़ थी। आगे चलूँ तो यस ये लिख दिया इसके अंदर, और उसके बाद इनको आपस में कैलकुलेट किया, 10 40 को 400 बन गया, काटा तो इसके साथ 2 के साथ 200 बन गया, और इस तरह ट्राइंगल का एरिया भी आया 200 मीटर स्क्वायर। आगे चलें तो टोटल डिस्टेंस मालूम करना था, वो कितना हो गया टोटल एरिया के बराबर, और टोटल एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल। और तो यहाँ भी 200 मीटर, यहाँ भी 200 मीटर, और टोटल एरिया फाइनली हम लोगों के पास आया 400 मीटर। तो आई होप इस तरह से ये न्यूमेरिकल जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो न्यूमेरिकल 2.6 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, इसके अंदर ये बोला जा रहा है, आवर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ट्रेन जो होती है वो रेस्ट हालत से चलना शुरू करती है, और जिस एक्सेलरेशन के साथ चलती है वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या मालूम करना है, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन की हमने स्पीड मालूम करनी है किलोमीटर पर आवर के अंदर। व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर, जब जो है ये ट्रेन जो है 100 मीटर का फासला कवर कर ले, तय कर ले, उस वक्त आपने स्पीड मालूम करनी है। तो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आसान सा था, इसलिए मैंने कोई फिगर विगर भी ड्रॉ नहीं किए। 5 न्यूमेरिकल समझने के बाद अब आई थिंक ये न्यूमेरिकल आपको समझ में ऐसे ही आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, उसके बाद इसमें इनिशियल वेलोसिटी बताई गई है जो कि 0 मीटर पर सेकंड थी। ऑब्वियसली स्टार्ट में ट्रेन जो है वो रेस्ट हालत में थी, इसलिए वी आए 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद एक्सेलरेशन बताई गई थी 0.5 मीटर पर सेकंड किया, तो ये लिख दिया। और उसके बाद डिस्टेंस उसने जितना कवर किया 100 मीटर वो लिख दिया। रिक्वायर्ड में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है फाइनल वेलोसिटी के बारे में, तो फाइनल वेलोसिटी लिख दी। और ये वेलोसिटी साथ में किलोमीटर पर आवर में शो करने, इसलिए साथ में वो भी मेंशन कर दिया। उसके बाद एज यू नो फार्मूलाज जो आपको मालूम है 3 कौन से लिखते हैं, वो तीनों फार्मूलाज लिख दिए। आगे चलूँ तो मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर्स रख दी ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी चीज़ क्वेश्चन में दी गई है और कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब हमने मालूम करना है इसमें फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए अगर पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो वी आई चाहिए होगा, वो हमारे पास है। ए चाहिए होगा, वो भी है। टी नहीं है हमारे पास, इसलिए पहली भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और दूसरी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज इसके अंदर भी टी चाहिए अगर इस इक्वेशन को इस्तेमाल करना है। लेकिन थर्ड जो है उसके अंदर ए चाहिए हमें, ए भी है, एस चाहिए, एस भी है, वी एफ मालूम करना है तो, और वी आई चाहिए तो वो भी है, ठीक है। तो इसलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दी, वैल्यूज पुट की, ए की जगह ए, एस की जगह एस, और वी आई 0 था तो 0 का स्क्वायर 0 के बराबर होता है, इसलिए पीछे बच गया वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100। वी एफ के ऊपर यानी फाइनल वेलोसिटी के ऊपर से स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लिया मैंने इधर भी और इक्वेशन के उधर भी, यानी बोथ साइड्स पे ले लिया। उसके बाद 100 का अंडर रूट होता है 10, तो 10 मीटर पर सेकंड जो है फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में ये न्यूमेरिकल आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके कन्वर्जन की, कि इस फाइनल वेलोसिटी को हमने क्योंकि किलोमीटर पर आवर में शो करना था तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वेलोसिटी लिख दी। अच्छा, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक लेवल से आपको समझाऊँ ताकि हर बच्चे को समझ में आए। तो 10 डिवाइड बाय 1, 10 के साथ मीटर आ गया, इधर सेकेंड आ गया। उसके बाद अब मीटर से किलोमीटर में जाना तो डिवाइड करते हैं क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 10 डिवाइड बाय 1000। और 1 घंटे में यानी 1 सेकंड को जब आवर में तब्दील करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 3600 हो जाएगा, क्योंकि
1 मल्टीप्लाई बाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 यानी 60 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो 3600 ही बन जाएगा। और सेकंड से आर की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए ऑब्वियसली डिवाइड ही करेंगे। अब मैथ का रूल आपको पता होगा कि फ्रैक्शन के नीचे जब कोई फ्रैक्शन होती है तो ये फ्रैक्शन ऊपर जाती है, साथ में उलट जाती है। तो ये ऊपर भी चली गई, उलट भी गई। तो पहले था ये 1 डिवाइड बाई 3600, अब बन गया 3600 डिवाइड बाय 1। इसके बाद जो है 10 10 से कट गया और 0000 इधर से कट गए, पीछे बचा 36 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 2.7 की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि इसको हम ग्राफ की मदद से सॉल्व करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। तो आसान सा सवाल है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बस थोड़ा सा लंबा है ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आर ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन जो है रेस्ट हालत से चलना शुरू करती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिन ओ से चलना शुरू कर रही है, इट्स मीन के रेस्ट हालत में थी। फिर उसकी एक्सेलरेशन में जो है यूनिफॉर्मली जो है वो ज़्यादा होती है। तो एक्सेलरेशन यहाँ से आप देख सकते हैं ग्राफ पे आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो यूनिफॉर्मली बढ़ता जा रहा है। यानी ऐसा नहीं एकदम से एकदम ज़्यादा हो गया एकदम कम हो गया, यूनिफॉर्मली स्मूथली जो है आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एंड अटेन्स आ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। और आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेशन बढ़ते 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 1-2 मिनट बाद जो है उसकी वेलोसिटी जो हुई वो 48 किलोमीटर पर आवर हो गई। और यहाँ पे जो पॉइंट ए है इस वक्त यहाँ पे ट्रेन की वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर, जिसे मैंने इसके सामने करके लिख दिया 13.33। ये वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड के अंदर है। जैसे ही आप 48 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे तो आपको ये कन्वर्जन भी नजर आ जाएगी, ठीक है। आगे चलें तो इट ट्रेवल्स एट हिज स्पीड फॉर 5 मिनट्स। इसी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जो है अगले 5 मिनट तक वो अपना जो सफर है जारी रखती है ट्रेन, ठीक है। और जैसे ही 5 मिनट गुजरते हैं तो पॉइंट बी पे पहुंच जाती है। नीचे से आप कैलकुलेट करें तो 2 मिनट में 48 अटेन करती है तो 2 मिनट के अंदर 120 सेकंड होते हैं, ठीक। 1 मिनट में 60 सेकंड और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 + 60 इज इक्वल टू 120 सेकंड्स। इसका यानी 2 मिनट्स के अंदर सेकंड हो जाती है। इसी तरह 5 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो 420 सेकंड पे आके हमारे 5 मिनट्स हो जाएंगे, इससे आगे 5 मिनट्स, ठीक है। तो नीचे टाइम पे आप निगाह रखिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट तक वो स्मूथली उसी अपनी वेलोसिटी के साथ चलती रही। आगे चलें तो पॉइंट बी से दोबारा वो 0 पे आ गए जो कि ऊपर पड़ते हैं। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और आखिरकार जो है इसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुई, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन कम होना शुरू हुई। एंड इट स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट, और 3 मिनट बाद जो है वो ट्रेन जाके रुक गई। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वो 3 मिनट का है, ठीक है। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये सभी समझ में आ जाएगा। तो फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। तो ट्रेन ने यहाँ से यहाँ तक जितना फासला तय किया वो हम मालूम करेंगे, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे मैंने एक नोट भी लिखा हुआ आप लोगों के लिए, चाहे तो आप ये न्यूमेरिकल के साथ ही सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, ज़रूरी भी नहीं है। क्या लिखा है, द एरिया अंडर द ग्राफ इज डिवाइडेड इनटू 3 फिगर्स। जो एरिया है यानी कि ये ग्राफ के अंदर का, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, ये 3 फिगर के अंदर कन्वर्ट किया। 2 ऑफ देम आर ट्राइंगल्स, इनमें से 2 जो हैं वो ट्राइंगल हैं, एक ये और एक ये, और एक जो है वो ABCD जो है वो क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये ABCD जो है आपस में ये रेक्टेंगल है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे हम इन 3 फिगर्स के जरिए, और एज यू नो आप जानते हैं हम तीनों का एरिया मालूम करेंगे और उनको सम कर लेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। खैर आगे चलते हैं। तो गिवन डेटा लिखा, गिवन डेटा में जो चीज़ बताई गई थी वो लिखी हमने। हमें बताया गया था टाइम, तो T1 जो है वो कितनी मिनट, यहाँ से यहाँ तक के को मैंने T1 का नाम दे दिया। 2 मिनट्स थे, 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 120 सेकेंड हो गए। तो यहाँ तक जो टाइम था वो 120 सेकेंड था। फिर हमें बताया गया था कि ट्रेन लगातार एक ही स्पीड के साथ चली थी 5 मिनट तक। तो जैसे ही 5 मिनट को T2 से रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट किया तो 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद 300 सेकंड बन गए। तो यहाँ से यहाँ तक जो सेकंड्स हैं वो कितने, 300 सेकंड्स हैं। आगे चलें तो टाइम T3 जो है वो 3 मिनट्स का था, क्योंकि 3 मिनट लगे इसे 48 किलोमीटर से 0 वेलोसिटी होने में। तो 3 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 180 सेकंड्स। तो गिवन डेटा के अंदर ये बताया था। इसके अलावा हमें बताया था वेलोसिटी, कि वेलोसिटी कितनी थी, वो 48 किलोमीटर पर आवर थी। इसको जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 48 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 3600 से, तो ये आपकी मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि मैंने फिगर के साथ लिखी भी हुई। आई होप ये चेंज करना आपको आता होगा।
और अगर नहीं आता तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें जाइए, वहाँ पर मैंने साथ तमाम क्वेश्चन जो है तमाम न्यूमेरिकल्स के अंदर ये चीज़ कन्वर्जन सिखाई हुई है। ठीक है, आगे चलें तो फर्दर, तो उसके बाद रिक्वायर्ड आ जाएगा। रिक्वायर्ड में हमने मालूम करना है टोटल डिस्टेंस, फिर फार्मूलाज कौन से लगेंगे। एक तो रेक्टेंगल थी, तो रेक्टेंगल के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो ये आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम लगेगा, क्योंकि 2 ट्राइंगल्स हैं, उनका एरिया मालूम करने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। फर्दर हम लोगों को एक ये फार्मूला ही समझ लो इसको कि टोटल डिस्टेंस जो है वो बराबर होता है तीनों फिगर्स के एरिया के सम के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, और वो जो एरिया था ग्राफ के अंदर वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो ये तीनों फिगर्स के जो हैं अब हम एरियाज मालूम करेंगे। तो फार्मूलाज में ये 3 चीज़ें आ गई। उसके बाद कैलकुलेशंस का बारी आती है, तो कैलकुलेशंस के अंदर सबसे पहले हम OAC की एरिया मालूम करते हैं। तो OAC को अगर मैं एरिया मालूम करने जाऊं तो 1/2 वैसे का वैसा, बेस जो है वो OC हो गई और हाइट जो है वो AC हो गई, और वैल्यूज पुट करेंगे तो बेस 120 थी और हाइट 13.33 थी। अगर ये अब मैं पीछे चल के आप लोगों को दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस जो है यहाँ से यहाँ तक वो 120 था, तो यहाँ पे आ गया 120, और हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है इसके सामने लिखा हुआ है मैंने, या यहाँ पे जितनी वेलोसिटी थी यहाँ पे 48 किलोमीटर पर आवर थी, और उसको मैंने जब मीटर पर सेकंड में बदला तो वो कितनी हो गई थी, यहाँ पे कन्वर्जन है 13.33। तो ये बेस हो गई, ये उसकी हाइट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये किया है। पीछे अब दोबारा चलें तो उसके बाद जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर से आपका आंसर आ जाएगा 799.8 मीटर स्क्वायर। तो पहली जो फिगर है उस ट्राइंगल का एरिया हमारे पास आ गया। फर्दर आगे चलें तो अब हम एरिया मालूम करेंगे दूसरी ट्राइंगल का BDE का, और सेम वैसे ही हम वैल्यूज पुट करेंगे 180 हमारी बेस हो जाएगी, और हाइट जो हो जाएगी 13.33। अगर इसको भी पीछे चल के दिखाऊँ आपको तो ये ऐसे आ गया। यहाँ से यहाँ तक जो सेकेंड्स है वो 180 है। कैसे, यहाँ पे 420 है और यहाँ पे 600 है, तो 600 में से 420 निकालेंगे तो 180 ही आ जाएगा। आई होप ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी आपके। तो ये बेस हो गई 180 और हाइट तो वही है 13.33, तो वो हाइट हो गई, और बस यही चीज़ थी। तो इससे आगे चलें तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा आंसर जो आया है वो आया है 1199.7 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी दूसरी ट्राइंगल का एरिया आ गया। थर्ड रेक्टेंगल की बात थी, रेक्टेंगल जो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, तो लेंथ 300 थी और हाइट यानी कि वो जो 5 मिनट का था। फिर दोबारा पीछे जाते हैं, कोई मसला नहीं है। दोबारा पीछे जाऊं तो अब देख लें, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम था ये इसकी लेंथ है। तो लेंथ कितनी थी 300, आप देख सकते हो T2 300 था, और हाइट वही होगी 13.33। तो दोबारा वहां पर चलते हैं। ओके, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.999 मीटर स्क्वायर। इसके बाद जो है टोटल डिस्टेंस लिख लिया। टोटल डिस्टेंस टोटल एरिया के बराबर था, और वो हो गया तीनों की वैल्यूज़ लिख दी। वैल्यूज़ लिखने के बाद जो आंसर आया वो 5998.5 मीटर था। इसको जो अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट ही कम है, इतना तो डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज हम कैलकुलेटर पे जब कैलकुलेशंस करते हैं तो राउंड ऑफ करने की वजह से जो है थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये आंसर भी लिख सकते हैं आप, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी बुक का है तो वो 6000 मीटर इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट का ही कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.8 की तरफ चलते हैं, जो कि नहायत आसान है। इसको समझने के लिए एक पिक्चर भी रखी है ताकि आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इससे मैच तो नहीं करते, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आपको इससे आ जाएगा। अब क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक क्रिकेट की बॉल है जिसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर, और 6 सेकेंड बाद जो है वो ज़मीन पर वापस आकर गिर जाती है। तो कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। तो बॉल जो है ज़मीन से, अगर इसी को एज्यूम कर लें कि नीचे से ऊपर फेंकी गई है, तो बॉल ज़मीन से ऊपर तक जो गई तो उसने कितना फासला तय किया, या उसकी हाइट जो है वो कितनी है, दोनों एक ही बात है। तो वो मालूम करनी है, और साथ में क्या मालूम करना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल के बॉल को किस वेलोसिटी के साथ ऊपर
फेंका गया था, ठीक है, या जब नीचे से ऊपर गई तो इनिशियल वेलोसिटी जो थी बॉल की वो क्या थी, ये मालूम करना है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा के अंदर जो है सारी चीज़ें अगर इकट्ठे बता दूं तो सबसे पहले टोटल टाइम ऑफ अ बॉल के बॉल का टोटल टाइम कितना है, यहाँ से ऊपर जाना और ऊपर से जाकर वापस आने में तो 6 सेकंड लगते हैं, तो टोटल टाइम ऑफ अ बॉल 6 सेकंड हो गया। और उसके एक तरफ का टाइम कितना होगा, यानी यहाँ से अगर ऊपर गई है और ऊपर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने तक कितना वक्त लगा, वो कितना होगा, तो वो यहाँ पे लिखा टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट, T1 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो टोटल 6 था, उसका हाफ लगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 सेकंड आ जाएगा। वैसे जुबानी भी पता चलता है कि ऊपर से वापस आने में 6 सेकंड ले रही है, तो एक तरफ का जो टाइम है वो कितना है, 3 सेकंड है। खैर एनीवे आगे चलते हैं। रिक्वायर्ड में हमने मालूम करना है मैक्सिमम हाइट ऑब्वियसली, और इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल वो भी मालूम करनी है। ठीक हो गया। फार्मूलाज वही हैं जो कि हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, बस फ़र्क क्या है कि एक्सेलरेशन की जगह जी लगा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको पता भी होंगी। आगे चलें तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हम मालूम कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल। अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसको देख लेते हैं। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी पहले फार्मूले की मदद से मालूम की जा सकती है, लेकिन इसके लिए हमारे पास VF होना चाहिए। तो VF तो ऑब्वियसली है, नीचे से ऊपर जाती है तो ऊपर जाके रुक जाती है बॉल, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास है। इनिशियल मालूम करनी है, जी तो हमेशा से ही पता होता है 10 होता है, और T भी हमें मालूम है, तो पहली इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी दो नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर S है, इसके अंदर भी S है और डिस्टेंस हमें नहीं दिया गया, ठीक है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पहली इक्वेशन। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यूज़। तो पहली इक्वेशन लिखी यहाँ पे, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, जैसे कि बताया था फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी वैसे की वैसी G -10, क्योंकि नीचे से जब कोई चीज़ ऊपर जाती है तो -10 जो है एक्सेलरेशन होता है, और ऊपर से जब नीचे आती है तो +10 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, अब ये -30 इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाएगा तो VI बन जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो इस क्वेश्चन का। अगले पार्ट में हमने मैक्सिमम हाइट मालूम करनी थी। पीछे चलते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो इसकी मदद से मालूम करना है तो हमें VI चाहिए होगा। अब तो हमारे पास है, हमने फर्स्ट इक्वेशन की मदद से मालूम किया अभी T चाहिए होगा, G चाहिए होगा, T तो ओब्वियसली दूसरी की मदद से हम मालूम कर सकते हैं और तीसरी की मदद से भी मालूम कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई से भी लगा लो। तो मैंने देखता हूँ कौन सी लगाई है, मैंने लगाई है सेकंड, ठीक है, तो इसकी मदद से कर लेते हैं। तो S इज इक्वल टू क्या आ गया, VI 30 के इक्वल था, ऊपर से देख लो कि इनिशियल वेलोसिटी 30 था तो 30 लिख दिया। T जो है वो कितना एक तरफ का, तो वो 3 था, 3 सेकंड था तो 3 लिख दिया, 1/2 वैसे का वैसा। एक्सेलरेशन नीचे से ऊपर जाने की बात हो रही है ना, तो हाइट ऊपर से नीचे तो तब आएगी ना जब नीचे से ऊपर जाएगी, तो इसलिए -10 लिख दिया। और टाइम जो है वही एक साइड का 3 सेकंड था तो 3 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये बन गया 90, और यहाँ से 2 5 10, 3 3 9, 9 5 45, ठीक है। तो बाहर प्लस अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, तो ये बन जाएगा 90 - 45, और 90 में से 45 निकालेंगे तो 45 मीटर। तो बॉल की जो हाइट है ग्राउंड से, ज़मीन से, वो 45 मीटर है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो न्यूमेरिकल 2.9 की तरफ चलते हैं और सबसे पहले इसकी डायग्राम बना लेते हैं ताकि समझने में जो है आसानी हो। तो अब इसको पढ़ते हैं। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक लगाई गई, दैट स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर टू 48 किलोमीटर इन 800 मीटर। तो यानी कि वो ये बोल रहा है कि जब ट्रेन को ब्रेक लगाई गई तो उस वक्त उसकी स्पीड थी 96 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद क्योंकि ब्रेक लगने के बाद ट्रेन फ़ौरन तो नहीं रुकती, वो चलती रहती है स्लो स्लो और एक वक्त पे जाके रुकती है। तो वो कह रहे ब्रेक लगने के बाद उसने एक हिंट दिया कि 800 मीटर का जब उसने फासला तय कर लिया था तो उस वक्त उसकी स्पीड नोट की गई तो 48 किलोमीटर पर आवर थी। तो 800 यानी मीटर फासला कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी जो थी, स्पीड जो थी वो 48 किलोमीटर पर आवर थी। तो अब आगे वो कहता है कि हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कि मजीद कितना वो और ज़्यादा चलेगी रेस्ट हालत में आने से पहले। तो ये हमने मालूम करना है, ठीक है। और साथ में बताया गया कि एज्यूमिंग द रिटार्डेशन इज कांस्टेंट, यानी कि जो रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन का कम होना जो है वो यूनिफॉर्म है। जैसे कि आपको इस लाइन से नज़र आ रहा है कि एक सीक्वेंस है, स्पीड जो है इसकी वेलोसिटी जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होती होती 0, इसमें एक
एकदम ऐसा नहीं हो रहा कि एकदम तेज़ हुई फिर थोड़ी हल्की हो गई, तो वो यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि यहाँ से कम होना शुरू हुई थी तो इसको इनिशियल पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, तो 96 किलोमीटर पर आवर था। इसको जब हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर तो ये बन जाएगा 26.666 मीटर पर सेकंड। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदला। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी थी 48 किलोमीटर पर आवर। इसको यानी कि यहाँ पे वैसे तो फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो यहाँ पे सेकंड टाइम वेलोसिटी नोट की जा रही है, तो इसलिए यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी, वी होगी। लेकिन अगर इस केस की बात करूँ तो यहाँ पे वी हो जाएगी और यहाँ पे वी हो जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि इन दो की बात हो रही है इसलिए इसको वी से रिप्रेजेंट किया गया है। इसको भी जब हमने मीटर पर सेकंड में बदला तो ये 13.333 मीटर पर सेकंड आ गया बदलना। आई होप आप लोगों को आता होगा। उसके बाद और गिवन डेटा में डिस्टेंस उसने दिया था कि S1 से रिप्रेजेंट कर दिया कि 48 तक आने में स्पीड जो फासला कवर होता है वो 800 मीटर था, तो 800 मीटर लिख दिया इधर। और उसके बाद जो है रिक्वायर्ड में चलेंगे। रिक्वायर्ड में क्या चीज़ मालूम करनी थी, एक तो हाउ मच फर्दर ट्रेन विल मूव, कितना वो मूव करेगी, S2 हमने मालूम करना है ऑब्वियसली कि ये अगर S1 का नाम दे दूं 800 को तो ये S2 का नाम है, ये हमने मालूम करना है। और तो इसके बाद फार्मूलाज कौन से इस्तेमाल होंगे, एज यू नो ये 3 फार्मूलाज जो हैं। उसके बाद कैलकुलेशंस। अच्छा, कैलकुलेशंस में करने से पहले हमने क्योंकि ये डिस्टेंस मालूम करना है S2, ठीक है। तो अगर मैं पीछे तस्वीर को दिखाऊं, S1 अगर 800 मीटर है और S2 हमने मालूम करना है, तो फासला मालूम करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो फासला मालूम करने के लिए अगर यहाँ पे देखूँ तो मैं ये 3 फार्मूलाज हैं, पहले की मदद से तो हो ही नहीं सकता। सेकंड की मदद से देखें तो हमें वी चाहिए होगा, वी हमारे पास है। टी चाहिए होगा, टाइम हमारे पास नहीं है। और इसके बाद तो सेकंड भी नहीं हो सकती। थर्ड में देखो तो इधर फासला मालूम करना है तो वी है, वी भी है हमारे पास, लेकिन ए हमारे पास नहीं है। तो सिर्फ एक इक्वेशन के ज़रिए हम ये फासला मालूम कर सकते हैं और वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन इस इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करने से पहले आपको एक्सेलरेशन मालूम करनी होगी, तभी आप मालूम कर पाओगे। तो अब हमारा पहला टारगेट जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन मालूम करने और फिर जाके हम डिस्टेंस मालूम कर पाएंगे। तो अब एक्सेलरेशन को अगर क्वेश्चन मार्क डालूँ और देखूँ कि अब किन के ज़रिए मैं एक्सेलरेशन मालूम कर सकता हूँ, तो वी इसकी मदद से तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टी है। और हम सेकंड की मदद से अगर देखूं तो इसमें भी टाइम है, टाइम यानी कि उस पिक्चर के अंदर दिया ही नहीं गया कहीं पर भी, तो इससे भी नहीं कर सकते। तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए भी हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। तो अब सवाल ही पैदा होता है कि अभी तो ये इससे डिस्टेंस नहीं मालूम हो रहा था, तो फिर एक्सेलरेशन कैसे मालूम होगा। यहाँ पे ट्रिकी बात है। देखो अगर मैं पीछे बताऊँ कि मैं क्या करने लगा हूँ, देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा है कि रिटार्डेशन पूरी एक जैसी है, जितनी यहाँ पर है उतनी ही रिटार्डेशन यहाँ पर है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से यहाँ तक की तो रिटार्डेशन मैं मालूम कर सकता हूँ ना, तो यहाँ से मैं रिटार्डेशन मालूम कर लूँगा और उस रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन को इस्तेमाल करूँगा मैं यहाँ पे डिस्टेंस मालूम करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब रिटार्डेशन मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, मैं थर्ड ही मालूम करूँगा। अगर दोबारा पीछे दिखाऊँ कि थर्ड होता है 2as, ए हमने मालूम करना है, एस हमारे पास है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 800 मीटर है। तो ये हम पुट कर देंगे। वी भी है हमारे पास जो कि 48 किलोमीटर पर आवर है और वी तो है ही है 96। तो इन तीनों की मदद से हम एक्सेलरेशन मालूम करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने यहाँ पे रिटार्डेशन में इक्वेशन लगाई और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, S 800 लगा दिया, फाइनल वेलोसिटी लिख दी, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर लिख दिया, और उसके बाद जब कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1600 आ जाएगा और यहाँ पर आपके आ जाएगा -533.31, क्योंकि रिटार्डेशन है इसलिए माइनस में वैल्यू आई है। फर्दर चलेंगे तो अब 1600 उधर था, मैं दोबारा पीछे दिखा देता हूँ। 1600 इधर है, इधर से इधर जब आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये डिवाइड हुआ तो रिटार्डेशन हमारे पास आया -0.333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये रिटार्डेशन आ गया। अब हम थर्ड इक्वेशन मोशन की मदद से डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, दोबारा अगर पिक्चर पर जाऊँ मैं तो आप देखिए कि यहाँ पे a जो है -0.333 है, तो a भी है हमारे पास
और वी एफ जो है वो 0 हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि रेस्ट हालत में आ जाते हैं। वी आई जो है अब 48 कंसिडर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मालूम कर रहे हैं डिस्टेंस, क्योंकि यही तो मालूम करना है हमने। तो वी आई, वी एफ और ए, ये तीनों हमारे पास हैं और इजीली हम फिर एस मालूम कर लेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। तो या रिमेनिंग डिस्टेंस मालूम करना है तो थर्ड इक्वेशन में मोशन लगाई और इसके बाद एक्सेलरेशन जो ऊपर मालूम किया था वो लिखा, एस वैसे का क्योंकि फाइंड आउट कर रहे हैं, यही तो वो है S2 जो मालूम कर रहे हैं। और फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि रेस्ट हालत में हो जाती है, और इनिशियल जो है वो 13.333 थी, और इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा इतना, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा इतना। ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड होने के बाद क्या माइनस माइनस से कैंसिल, और कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो 269.33 मीटर जो है वो S2 है, यानी ये वो फासला है जिसके बाद ट्रेन जो है वो रुक जाएगी। अच्छा, अब आंसर आप देखोगे तो 267 पॉइंट समथिंग है, तो आंसर 268 बन जाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे तो वो आपका 268 बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली लिख देंगे कि अंदाजन जो है इतना जो फासले कवर करने के बाद जो है ट्रेन रुक जाएगी। अगेन बता रहा हूँ कि कैलकुलेटर पे, क्योंकि जितना लंबा सवाल होता है डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे कि यहाँ पे 777 था, तो दैट्स वाई कि यार और इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो आई होप आप लोग ये जानते भी होंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.10 भी इसके साथ ही सॉल्व करूँ, क्योंकि इसका ताल्लुक भी ऊपर वाली फिगर के साथ है, तो आप लोगों को फिगर अच्छे से याद होगी। दैट्स वाई मैं जल्दी से जो है ये न्यूमेरिकल भी कर देता हूँ कि इन अबव प्रॉब्लम फाइंड टाइम टेकन बाय ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ब्रेक। अब हमने जो है वो टाइम मालूम करना है कि जब ब्रेक लगाई थी वहाँ से लेके जब वो रेस्ट हालत में आई थी वहाँ तक ट्रेन को कितना टाइम लगा रुकने के लिए। तो बहुत आसान है। गिवन डेटा में इनिशियल वेलोसिटी जो 90 समथिंग थी वो आप देखें कि 26.66 मीटर पर सेकंड थी, तो ये वो है जहाँ पे ब्रेक लगाना शुरू की थी, ठीक है। और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी वहाँ तक हमने टाइम मालूम करना है जहाँ पे ट्रेन रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। रिटार्डेशन हमने मालूम की थी वो -0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो वो लिख दिया हमने। और अब हम इजीली रिक्वायर्ड टाइम जो है मालूम कर सकते हैं। फार्मूला जो है यहाँ पे ये वाला ही लग जाएगा, क्योंकि अब मैं तीनों नहीं लिख रहा, क्योंकि अब हमें पता है कि फाइनल भी है, इनिशियल भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो टाइम इससे मालूम हो सकता है। तो ये सीधा फार्मूला लिखा, वैल्यूज पुट की, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल ये थी, एक्सेलरेशन मालूम जो किया था वो 0.3333 समथिंग था, और टाइम वैसे का वैसा। मज़ीद करेंगे तो ये उधर को चला जाएगा, इधर ये प्लस की वैल्यू थी उधर जाके माइनस की हो गई, और उसके बाद ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 0.33, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे आ गया माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे तो 80.8 यानी कि 80 लगा लो, 80 सेकेंड जो है वो, या 81 लगा लो, तो अप्रॉक्सीमेटली। अब मेरा मेन मकसद जो है आपको न्यूमेरिकल समझाना है। कैलकुलेटर पे जब आप हिसाब किताब करेंगे तो ये चीज़ें तो आप खुद भी सही कर लोगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, मैं भी गलती कर सकता हूँ कैलकुलेटर पे कुछ राउंड ऑफ करने के अंदर, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। और तो इसके साथ ही हमारा फाइनली ये सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल जो है वो ख़त्म हो गया। और बस जाने से पहले ये कहूँगा, अगर आपको ये वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं तो इन वीडियोस को अपने स्टूडेंट्स जो दोस्त हैं आसपास के उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। लेट्स सपोज आप सोच के देखिए कि एक बंदा कुछ ना कुछ काम करता है रोज़ाना, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, तो वो आखिर क्यों काम करेगा, कब तक करेगा। तो इसलिए अच्छी बात है, यूट्यूब पे जो भी वीडियोस देखते हो उनको लाइक करो। कमेंट करना तो खैर जब लाइक करना इतना मुश्किल है आप लोगों के लिए, तो कमेंट तो बहुत दूर की बात है। तो लाइक कम से कम ज़रूर किया करो, ताकि पता चलता रहे कि हाँ भाई गाड़ी जो है वो सही डायरेक्शन के अंदर जा रही है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।